सो एक्चुअली ना मैं क्या अभी रिसर्च कर रहा था अपना यूट्यूब पे, और मैंने देखा कि क्रिप्टो के चैनल्स में लाइक मतलब ऐसा डीप रिसर्च वाले जो हैं कि नए नए ऐप्स के आ रहे हैं, नए नए गेम्स के आ रहे हैं, उसमें हिंदी के चैनल्स ही नहीं है। और हिंदी तो छोड़ो, इंडियंस के चैनल्स भी नहीं है। मतलब एक क्रवाड़ा करके एक नया गेम आया था, और भी ऐसे बहुत सारे एवलांच पे गेम्स आते रहते हैं, और लाइक अलग अलग चेन्स पे। तो उसमें इंडियंस का कोई तो चैनल होना ही चाहिए, मेरा तो ये मानना था। क्योंकि उसमें क्या है, अभी देखो कौन बैठ के वाइट पेपर पढ़ता रहेगा। इससे बेटर ये कि एक 2 मिनट 5 मिनट की अगर अच्छी खासी वीडियो मिल जाती तो अच्छा रहता। अब वो मिली नहीं, तो मैंने सोचा कि चलो मैं ही खुद अपना एक चैनल खोल देता हूँ। तो और इसमें मैं बहुत सिंपल तरीके से बता दूंगा कि ये क्या होता है, क्योंकि जहाँ तक मुझे लग रहा है मेरी जो ऑडियंस है वो ये होने वाली है कि बिटकॉइन के बारे में सुना है बहुत लोगों से, पर अभी तक वो फील नहीं आ रही। ठीक है, फील नहीं आ रही का मतलब क्या है कि एक दो कोई कॉन्सेप्ट है जो समझ में नहीं आ रहा, जिसकी वजह से लग रहा है कि क्या ही इन्वेस्ट करना, जाने देते हैं, अभी अभी के लिए क्या करना, बाद में देखेंगे इसको, ऐसा क्या हो गया। और एक दो आप लोग हो सकता है उसमें से स्टॉक्स वाले भी होंगे, तो स्टॉक्स वालों को भी ये लगता है कि चल रहा है ना काम, तो क्या दिक्कत है, क्रिप्टो में डालने की क्या जरूरत है। फेयर पॉइंट। मैं ये बोलने के लिए नहीं आया कि आप डालो या नहीं डालो। मैं बस यहाँ सिंपल तरीके से, अब देखो मुझे लगभग साल भर से ज्यादा का एक्सपीरियंस तो हो गया है, और काफी सारे अप्स एंड डाउन्स देखे हैं, और वही चीज मैं इस वीडियो में बता देने वाला हूँ सिंपल, कि क्या है कैसा है। वर्ड्स मुश्किल होंगे पीपीटी में, बट समझाऊंगा आसान तरीके से, तो ये इसका आप चिंता मत करो। और इसके ऊपर क्या बोल सकते हैं कि आपको क्या क्या स्टेप्स लेने चाहिए वो भी बता दूंगा। अब सबसे पहले अपना खुद का बताता हूँ। तो देखो मेरा बैकग्राउंड तो वैसे थोड़ा लंबा है, मैं वैसे तो फाइनेंस से हूँ, बट उसके बाद में फिर मैंने फ्रीलांस में अपना बिजनेस शुरू किया। फिर मैं लोगों के लिए थोड़ा पोर्टफोलियो सजेस्ट करता था, बनवा के नहीं देता था, सजेस्ट करता था कि आप ये कर सकते हो। मतलब बेसिकली एक इन्वेस्टमेंट रिसर्च आप बोल सकते हो। तो इस तरीके से मैं उनको स्टॉक्स में पहले करता था। स्टॉक्स के बाद में मेरे जो क्लाइंट्स हैं वो क्रिप्टो मांगने लगे, तो फिर मैं बोला चलो हम भी क्रिप्टो शुरू करते हैं। पढ़ना शुरू किया, बहुत सारी जगह पे इन्वेस्ट किया, बहुत जगह में लॉसेस भी मिले। एंड अभी करेंटली एक ऐसा टूल मिल गया है जिसकी वजह से बिल्कुल सब कुछ एकदम पीसफुली होता है। अब पीसफुली क्या है, देखो आप मेजोरिटी ऑफ पैसा जो है अपने लाइफ टाइम में कमा के ही बनाते हो। ट्रेडिंग से बनाने के लिए बहुत हाई नेटवर्थ भी चाहिए होता है। मतलब ट्रेड करके या इन्वेस्ट करके अगर किसी को पैसा बनाना है, मतलब लाइफ चेंजिंग लेवल ऑफ मनी बनाना है, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा पैसे की भी रिक्वायरमेंट है, और वो ना कमा के आता है। तो इससे बेटर ये है कि आप ट्रेडिंग पे ही एकदम फोकस करने बैठ जाओ। पहले ही मैं आपके थोड़े से क्या बोलते हैं वो घोड़ों को थोड़ा शांत कर देता हूँ कि पहले आप देख लो वीडियो। वीडियो के अगर आखिर में आपको लगे कि अभी भी बहुत ज़्यादा स्कोप है, जो कि मुझे तो लगता है क्योंकि मैं तो 100% इन्वेस्टेड हूँ, तो आप भी कर सकते हो। तो पहले हम लोग शुरू करते हैं। तो देखो पीपीटी ऐसे ही चलती रहेगी क्वेश्चन के हिसाब से। तो पहले मैं डिस्क्लेमर देता हूँ, इसमें से कुछ भी जो है इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। ठीक है, तो आपको जो भी एक्शन लेना है, डिसीजन लेना है, वो आपने खुद के दम पे लेना है। ठीक है, आप रिसर्च करो, आप करो। आपको ये सिर्फ एक सपोर्ट की तरह, बेसिकली जैसे खाना खाते हो ना, तो न्यूट्रिएंट्स कभी कभी लेने पड़ते हैं, टैबलेट्स लेने पड़ते हैं, वो बेसिकली सप्लीमेंट्स एक हो गया। सप्लीमेंट एक थोड़ा एक्स्ट्रा है बस, ये समझाने के लिए। बाकी रिसर्च आप वही करो जो आप अपने साइड से करते हो मेन, और उसके बाद से आप इन्वेस्टमेंट डिसीजन लो। क्योंकि लास्ट लाइन लिखी है, मैं या मेरा चैनल आपके कोई भी लॉस के लिए जिम्मेदार नहीं होगा। क्योंकि मैं खुद के भी लॉसेस करता हूँ, मैं खुद के भी बहुत प्रॉफिट्स भी बनाता हूँ। तो अब देखो, इन्वेस्टमेंट अलॉन्ग विद एनी बिजनेस वाले अगर बात करें, रिस्क से ही तो प्रॉफिट आता है। तो रिस्क तो खुद ही लेना पड़ता है एट दी एंड। तो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, रिस्क आपका है, इन्वेस्टमेंट भी आपका है। तो हम लोग अभी क्या बात करने वाले हैं वो ये है कि सिंपल ये है कि वर्ड्स मुश्किल होंगे क्योंकि पीपीटी में लिखना पड़ता है, अंडरस्टैंडिंग ईजी होगी, और एग्जाम्पल देके बताऊंगा। तो पहला रहेगा मीनिंग क्या है। ठीक है, फिर उसके बाद में क्या आपको उसकी जरूरत है, डज, या आपको भी नहीं, पहले तो ये कि क्या किसी को भी इसकी जरूरत है क्या। ठीक है, अब इसके बाद में क्या आपको इसकी जरूरत है। फिर ये कि क्रिप्टो एक्चुअली है किसके लिए। अब वहाँ पे एक गैप आ गया ना, आपको या किसको। और उसके बाद में आपको इसके बारे में क्या सोचना चाहिए, मेरे सजेशंस है कुछ। और इसके बाद में क्या स्टेप्स एग्जैक्टली लेने चाहिए कि अगर आपको शुरू करना है तो। और लास्ट में मैं कुछ एक्स्ट्रा बताऊंगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसके लिए ध्यान रखिएगा। टाइम स्टैम्प पे देने का इतना सोचता नहीं हूँ, क्योंकि टाइम स्टैम्प में कोई पर्सन जो है आधी बात सुन लेगा, आधा काम कर देगा, मैं फंस जाऊंगा, या इवन वो फंस जाएगा, मुझे क्या ही फंसना है। बट लाइक किसी का लॉस हो अच्छा भी नहीं लगता ना। हम लोग यहाँ सिर्फ थोड़ा क्या बोलते हैं ज्ञान बांटने के लिए बैठे हैं। तो वो बस आप सुन लो, उसके बाद में आपको जो करना है करो, बाकी लैम्बोर्गिनी भी आ जाएगी। ठीक है, तो पहले डिफाइन कर लेते हैं क्रिप्टो होता क्या है। क्वेश्चन जो लोगों के मन में आते हैं वो है कि क्रिप्टो करेंसी बोलते हैं,
और क्रिप्टो करेंसी है, बट लाइक क्या वो करेंसी है? क्या वो गोल्ड है जो बिटकॉइन को बोलते भी हैं? क्या नया एसेट क्लास है कि बिल्कुल ही नई कोई चीज़ है? एक इन्वेस्टमेंट है या सिर्फ एक प्रोग्राम है, कंप्यूटर प्रोग्राम जिसको आप हैक कर सकते हो? तो वो ऐसा कुछ नहीं है। तो सबसे पहले तो ये कि इसके कुछ 6 तरीके हैं मतलब इसको एक्सप्लेन करने के। तो ये जो चीज़ है वो थोड़ी सी नई तो है, तो एक प्राइवेट करेंसी है। जैसे कि अगर बोले कि अगर आप किसी दुकान पे जाते हो, दुकान पे जाके बोलते हो कि मेरे उधार में लिख देना, तो बंदे ने जो उधार में लिखा है पेपर पे, वो पेपर का एक वैल्यू है। समझ लो आपके नाम पे बिल बन चुका है 1000 रुपए का, तो उसके खाते में जो आपके नाम के अंडर में लिखा होगा वो 1000 रुपए, तो वो उतने से लाइन की वैल्यू 1000 रुपए। अगर वो समझ लो लाइन मिट गई, तो आपको अपना बिल पे करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसके पास में उसका अकाउंट भी नहीं है। दोनों को इतना पता रहेगा कि कुछ तो उधार था, कितना था ये नहीं पता, और आप बोलोगे भाई तुमको नहीं पता, तो मैं पे क्या करूंगा? तो इस वजह से वो 2 लाइन की वैल्यू है 1000 रुपए। तो इस वजह से मैं ये बता रहा हूँ कि करेंसी कुछ भी हो सकती है, वो कोई भी चीज जो आप एक दूसरे में मतलब बांट सकते हो, ले सकते हो या फिर दे सकते हो, जिसकी कुछ वैल्यू है मॉनेटरी, मतलब पैसे की कुछ वैल्यू बनती है उसकी, ठीक है? तो प्राइवेट करेंसी एक तरह से हो गई। तो अगर समझ लो आपने आई डोंट नो कभी किया हो या नहीं हो, लेकिन हम लोग कभी दुकान पे जाते हैं, चेंज नहीं होता, तो बिल या रिसीट कभी अगर लेते हैं, या उसी को बोलते हैं ना 5 रुपए या 6 रुपए ऐसे रह गया ना उधार का, ठीक है पेपर पे ऐसे लिख के दे दो, मैं अगली बार आके इसी को टोकन की तरह वापस कर दूंगा। तो पेपर का वैल्यू हो गया अपने आप ही। वो पेपर बस उस दुकानदार के ट्रस्ट पे है, कि दुकानदार उस अपने ट्रस्ट को मानेगा कि हाँ 5-6 रुपए की बात थी, तो सेटल कर लेंगे, ठीक है। तो एक है कि वो प्राइवेट करेंसी है, एक तरह की करेंसी। तो इससे ये मतलब बनता है कि बिटकॉइन अगर पेपर का बना होता, तो भी वो वर्केबल होता इस तरीके से, अगर मैंने बोला कि प्राइवेट करेंसी है। बट पेपर क्या आप बांट सकते हो? हाँ बांट सकते हो, तो ट्रेडेबल एसेट में आता है। ट्रेडेबल एसेट क्या मतलब? जिसकी वैल्यू जो है वो बेसिकली ट्रेड करके मालूम पड़ती है कि कितनी है। उसको हम लोग कैपिटल गुड्स भी बोलते हैं टैक्स में। तो कैपिटल गुड्स की वैल्यू जो है वो डिफाइन होती है कि आपने उसको जब बेचा तो उसकी वैल्यू कितनी थी, और वो जो बेचने का प्राइस है वो दोनों पार्टी डिसाइड करते हैं, बायर और सेलर। तो समझ लो अगर मैंने आज बोला कि मेरे पास एक बिटकॉइन है, ऐसे ही बोलने के लिए, तो मैं उसको बेचना चाहता हूँ लेट से 1 करोड़ रुपए में। अगले बंदे ने बोला कि इतना तो नहीं, मेरे पास 40 लाख रुपए है। हमने बोला चलो 50 लाख में डील करते हैं, डन। तो 50 लाख उस बिटकॉइन का वैल्यू अपने आप बन गया, चाहे दुनिया में उसका कुछ भी वैल्यू हो। सेम लाइक दैट शेयर्स में भी ऐसा ही होता है, राइट? आप डीमैट अकाउंट पे जाते हो, पंच इन करते हो अपने नंबर्स और डाल देते हो कि उसमें लिमिट ऑर्डर में कितना डालना है, तो बेसिकली आप शेयर्स में अपना प्राइस डाल रहे हो कि मुझे इस प्राइस पे खरीदना है, बेचना है, ठीक है? तो एक ये ट्रेडेबल एसेट है। अब ट्रेडेबल में थोड़ा सा डिफर कर जाता है, कैसे? क्या बोलते हैं, शेयर्स को ट्रेड करने के लिए अगर आपके पास डीमेटेरियलाइज्ड फॉर्म है, मतलब ऐसा पेपर की तरह नहीं है, तो आप ऐसे लोगों में पीयर टू पीयर में नहीं बेच सकते। उसको बेचने के लिए आपको क्या बोलते हैं, एक्सचेंज के पास जाना पड़ेगा, मतलब अकाउंट खुलवाना पड़ेगा डी जीरोधा या अपस्टॉक्स पे जाके आपको उनके क्या बोलते हैं प्लेटफॉर्म के ऊपर जाके काम करना पड़ेगा। इसके केस में वो खुद एक प्लेटफॉर्म है। तो आप क्या कर सकते हो, आप अपने किसी वॉलेट में किसी अगले पर्सन का एड्रेस डाल दिया, उसको चला जाएगा। तो इसमें बीच में किसी इंटरमीडियरी की जरूरत नहीं है, और इसी वजह से वो प्राइवेट करेंसी है, पब्लिक नहीं। पब्लिक चीजों के लिए किसी अथॉरिटी को बीच में रखना पड़ता है। अथॉरिटी मतलब कुछ भी हो सकता है, बैंक हो सकता है, गवर्नमेंट हो सकती है। जैसे प्रॉपर्टी के केस में गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट खुद रजिस्ट्रार के पास जाना पड़ता है ना ट्रेड करने के लिए। नहीं तो आप तो ट्रेड एज एन जमीन देख ली, डील कर दें, ऐसा भी कर सकते हो, बट उसमें सिक्योरिटी नहीं होती ना, इस वजह से। बाकी लिमिटेड, ये सब में नहीं होता, बट लाइक बिटकॉइन के केस में और मेजर जो क्रिप्टो करेंसीज में है, उसमें लिमिट का एक फैक्टर होता है कि ये जो चीज़ है वो लिमिटेड है। जैसे हम लोग बोलते हैं ना इन्फ्लेशन रेट, क्या होता है कि गवर्नमेंट हर साल लगभग 5% का मेंटेन करके चलती है, 5% 6% के आसपास का मेंटेन करती है, और इस साल अमेरिकी गवर्नमेंट ने बेसिकली उसको 7 to 8% कर देता है। इस वजह से दुनिया में काफ़ी आपको हर चीज़, शेयर्स से लेकर के क्रिप्टो करेंसी से लेकर के इवन गोल्ड, ये गिरता हुआ थोड़ा दिख रहा होगा। तो वो इसी वजह से, क्योंकि इन्फ्लेशन एग्जिस्ट करता है। इन्फ्लेशन में क्या होता है कि समझ लो एक देश में 1 करोड़ नोट्स हैं, नोट्स, हाँ मतलब लेट्स से 10 रुपए के 1 करोड़ नोट्स हैं, और 10 रुपए के ही है सिंपल एग्जांपल के लिए। अब वो 1 करोड़ में गवर्नमेंट ने बोला 6 लाख रुपए और छाप दो, और अगले साल इकोनॉमी में डाल दो। तो अभी नोट कितने हो गए? 1 लाख, एक 106 लाख, मतलब कि 1.06 करोड़ हो गया। और इसकी वजह से हर एक जो नोट है, वो 10 रुपए की जो वैल्यू है वो 6% से गिर चुकी है। तो ये 6% जो हुआ वो इन्फ्लेशन रेट हुआ, कि पैसे कितनी वैल्यू से घट गया, उसकी वैल्यू जो है कितनी घट गई। क्योंकि देश के अंदर सामान तो उतना ही है ना। आप वो 1 करोड़ नोट से, मतलब कि 10 रुपए के नोट से, मतलब 100 करोड़ रुपए से जितना देश के अंदर का सामान खरीद सकते थे, आयरन हो गया, मेटल हो गया, कुछ भी हो गया, वो उतना है वो भी खरीद सकते हो ना। अगले साल कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं।
बट नोट की संख्या बढ़ चुकी है। अब कुछ बढ़ेगा नहीं, वो इस एग्जाम्पल के लिए मैंने बोला है। इन जनरल जीडीपी भी बढ़ सकती है, बट हम लोग ये मान के चल रहे हैं, समझ लो अगर जीडीपी वगैरह सब कुछ सेम है और एसेट सेम है, एक देश में क्या है एसेट्स और लायबिलिटी, तो अगर करेंसी में जो इंक्रीज होता है, करेंसी के नंबर में जो इंक्रीज होता है, तो 1 करोड़ मतलब 100 करोड़, सॉरी, 1 करोड़ के जो नोट्स थे, 1 करोड़ नोट्स, वो जब 6 लाख से बढ़ गए तो 6% का इन्फ्लेशन हो गया, और ये उसके अगले साल भी होगा और 6% बढ़ चुका होगा। क्योंकि इंडिया जैसी कंट्री को, जो कि क्या बोलते हैं डेवलपिंग मार्केट में आती है, उसको एक हायर इन्फ्लेशन रेट रखना पड़ता है ताकि लोग मार्केट में जाके कुछ ना कुछ खरीदते रहें, और इस वजह से आप इसी को महंगाई भी बोलते हैं नॉर्मली। अब गोल्ड, हम क्यों भरोसा करते हैं? कि गोल्ड लिमिटेड है, हम सबको पता है कि गोल्ड जो है धरती में जितना है वो उतना ही रहेगा, उससे ज्यादा बढ़ेगा नहीं। तो इस वजह से हम लोग गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं कि भैया वो लिमिटेड है। सेम लाइक दैट बिटकॉइन भी इसी कॉन्सेप्ट पे है कि सिर्फ 21 मिलियन, ठीक है, तो मतलब 1 मिलियन मतलब 10 लाख रुपए होता है। तो 21 मिलियन मतलब कितना हो गया? 1 मिलियन मतलब 10 लाख। अब अगर 2.1 मिलियन होता तो 21 लाख, तो 2.1 करोड़। तो उतने बिटकॉइन हमेशा हो सकते हैं, ठीक है। तो यही सीन है, और वो इससे ज्यादा कभी भी नहीं होंगे। अब क्वेश्चन आता है कि क्या ये सिर्फ एक प्रोग्राम है, मतलब कि ये सिर्फ क्या एक कंप्यूटर पे एग्जिस्ट करता है, तो फिर तो इसको कोई हैक कर लेगा, फिर क्या होगा? इसी वजह से डिसेंट्रलाइज्ड उसका एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि बिटकॉइन जो है डिसेंट्रलाइज्ड है। वो किसी भी एक कंप्यूटर पे कोई प्रोग्राम नहीं है जिसको कोई हैक कर सकता है। ये बेसिकली इंटरनेट की तरह है, जैसे इंटरनेट को बंद करना बहुत मुश्किल है, मतलब सरकार कर सकती है, बट सरकार कैसे करती है इंटरनेट को बंद? कि वो जो है कंपनीज को बोलते हैं कि आप वहाँ पे इंटरनेट प्रोवाइड मत करो, मतलब कुछ सिक्योर प्लेसेस में वो बोल देते हैं कि आप कंपनीज यहाँ पे अपनी सर्विस मत दो, तो उस वजह से वो लोग इंटरनेट बंद करते हैं। बट एक्चुअल इंटरनेट, अगर वहाँ पे कोई भी कंप्यूटर है जो किसी और कंप्यूटर से कनेक्टेड है और दूसरे कंप्यूटर पे इंटरनेट है, तो इंटरनेट को कुछ नहीं होगा, क्योंकि इंटरनेट मतलब एक नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर्स एक दूसरे से बात कर सकते हैं, अपना इन्फॉर्मेशन आगे पीछे कर सकते हैं। तो वो इंटरनेट को एक्चुअल में बंद कर पाना बहुत टफ है। लेट्स से अगर पूरी दुनिया में अगर बोलते हैं कि इंटरनेट बंद कर दो, तो वो बहुत टफ हो जाएगा कि गवर्नमेंट्स नहीं कर पाएंगी, क्योंकि इंटरनेट बनाना बहुत टफ नहीं है। बेसिकली रेडियोज चलाने के लिए आपको किसी परमिशन की लेने की जरूरत नहीं होती। वो अगर आप चाहो तो अपनी खुद की फ्रीक्वेंसी भी शुरू कर सकते हो, बट रेगुलर स्पेस है, रेगुलेटेड स्पेस है, तो इस वजह से गवर्नमेंट का पूरा से होता है। बट फिर भी फॉर मतलब शॉर्ट अगर बोलूँ, लेट्स से कि अगर पूरा का पूरा बिटकॉइन नेटवर्क बंद भी होता है, दुनिया में अगर सिर्फ 2 कंप्यूटर हैं जो बिटकॉइन के नेटवर्क को चालू रख रहे हैं, तो भी चलता रहेगा सबका। तो उसी को डिसेंट्रलाइज बोलते हैं, कि वो एक जगह से कंट्रोल नहीं है, सेंट्रलाइज्ड नहीं है, जो कि गवर्नमेंट कंपनीज होती हैं इन जनरल, बड़ी ऑर्गेनाइजेशन सेंट्रलाइज्ड होती हैं, बट कंप्यूटर्स के केस में वो डिसेंट्रलाइज हो जाते हैं। अब सेल्फ कस्टडी, ये एक बड़ा पॉइंट है। अब वो चूंकि डिसेंट्रलाइज्ड है, इसका मतलब वो किसी के पास भी नहीं है टेक्निकली, मतलब हर कोई उसको मैनेज कर रहा है, और इसका मतलब ये है कि आप अपने कस्टडी खुद रख सकते हो, अपने क्रिप्टोज को आप अपने वॉलेट में खुद अपने पास रख सकते हो। जैसे कि शेयर्स, शेयर्स को हम लोग पहले रखा कर सकते थे अपने अलमारी में या लॉकर में कहीं पे भी, क्योंकि वो पेपर फॉर्म में होते थे, पेपर्स को रख सकते हैं कहीं ना कहीं पे, ठीक है। बट आप अब नहीं रख सकते ना, अब तो वो सीडीएसएल के बेसिकली आपके अकाउंट के अंदर में बस एक सीडीएसएल की एंट्री है कि आपके पास लेट्स से एचडीएफसी का शेयर है, रिलायंस का शेयर है, थिंग्स लाइक दैट। तो ये सेल्फ कस्टडी का मतलब कॉन्सेप्ट है कि अगर आपके पास प्राइवेट की है, तो आप उसको अपने पास रख सकते हो, और फिर अगर वो प्राइवेट की किसी और के पास नहीं है, तो उसको कभी कोई हाथ नहीं लगा सकता। मतलब अगर आप क्लेम कर दो कि आपके पास प्राइवेट की थी बट अभी वो नहीं है, तो हाँ, एक तरीके से हम लोग बोल सकते हैं कि आपके फंड्स गायब भी हो चुके हैं, और ये भी बोल सकते हैं कि आपके फंड्स कोई ले नहीं पाएगा लीगली, क्योंकि आपने एक्चुअली उसको घुमा दिया है, आप ये ऐसा क्लेम कर रहे हो। तो ये कुछ मतलब फायदे, या फायदे भी नहीं, मतलब एक तरह से बोलूँ तो कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जो क्रिप्टो करेंसी में कोर होते हैं, जो 6 कॉन्सेप्ट हैं। और एक और है कि वो मिंटेबल या माइनेबल होते हैं। अब ये पॉइंट आता है प्राइवेट करेंसी से, लोगों ने वो प्रोग्राम खुद बनाया, राइट, इसी वजह से वो माइनेबल है। कंप्यूटर्स चलाओगे, माइन होते रहेंगे, एक लिमिट तक जाएगा, फिर रुक जाएगा, फिर उसके बाद नहीं बनेगा। या मिंटेबल, जो करेंसीज माइन नहीं होती वो मिंट हो जाती हैं, कि इतने हमने सोच के रखे हैं, छाप दिए हैं, ये समझ लो 1 करोड़ ये कॉइन बनना चाहिए बस, तो वो उतना बन जाएगा, धीरे 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 मार्केट में आता रहेगा, जैसे प्रोग्राम के हिसाब से, लोगों के हिसाब से नहीं। तो ऐसा है।
तो अगर सिंपल बोलूँ तो क्या है, क्रिप्टो करेंसी एक ट्रेडेबल एसेट है। तो इसका मतलब उसकी जो वर्किंग है बेसिकली आप जो समझ सकते हो वो ये है कि शेयर्स की तरह है। ठीक है, कि आप अगर उसको खरीदोगे बेचोगे एक प्राइस पे तो उसका प्राइस ऊपर नीचे होता रहेगा, जैसे शेयर्स का होता है, स्टॉक मार्केट का होता है, वैसे ही प्राइवेट करेंसी है। तो ये एक बही खाते की तरह है, कि मतलब बही खाता मतलब एक पेपर के ऊपर में लिखा हुआ एक पर्ची की तरह है, एक दुकानदार या किसी से भी जिसको आप ट्रस्ट करते हो, और उसके हाथ में आपका कोई फाइनेंशियल रिलेशन है कि मुझे उसको इतने पैसे देने हैं या उसको मुझे इतने पैसे देने हैं। लेजर अगर वैसे बोलो तो दोनों के साइड में एक पब्लिक लेजर है वो, और उसके ऊपर वो लिमिटेड है इन सप्लाई। लिमिटेड हर किसी का नहीं है, बट नॉर्मली आप मान के चलो कि लिमिटेड होते हैं क्रिप्टो करेंसीज। जैसे बिटकॉइन सबसे बड़ा क्रिप्टो करेंसी वो लिमिटेड है, और काफियों को लिमिटेड रखा जाता है क्योंकि क्रिप्टो के ना ऐसे फंडामेंटल जो वैल्यूज हैं उसमें लिमिटेड वाला पॉइंट भी आता ही है मोस्टली। जिनमें नहीं आता है वो हो गए इथेरियम, या और भी काफी हैं जो इन्फ्लेशनरी करेंसीज हैं, जैसे डोज कॉइन भी हो गया, वो भी इन्फ्लेशनरी है। और सेल्फ कस्टडी कि आप उसको अपने पास रख सकते हो। तो इसका मतलब अभी इसकी हिस्ट्री बहुत बड़ी है कि ये ऐसा क्यों है, क्योंकि जैसे अमेरिका में और इंडिया में भी बहुत बार ऐसा, बहुत बार आई थिंक 1983 में शायद ये कभी हुआ था कि गोल्ड इलीगल हो गया था, कि कोई पर्सन गोल्ड को रख नहीं सकता। तो ऐसी चीजों के डर से कि कभी सरकार खुद बोल सकती है कि, सरकार या नहीं मतलब कोई भी समझ लो, अगर कोई टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन भी आ गया और उसने बोल दिया कि आपके घर पे डाका डाल दिया ऐसा कुछ, कि अपना सोना दे दो, तो अभी आप क्रेडिट कार्ड तो नहीं दोगे राइट, क्योंकि उनको भी पता है कि क्रेडिट कार्ड यूज करेंगे या डेबिट कार्ड यूज करेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा। वो कैश चुराते हैं या सोना चुराते हैं, मोस्टली कैश भी ज्यादा नहीं चुराएंगे क्योंकि उनको पता है कि वेट ज्यादा हो जाएगा ना। पर सोना चुराएंगे क्यों, क्योंकि भाई वैल्यू है, वो पता है कि आपके पास में ही पड़ी होगी, और उसको चोरी कर लिया तो फिर उसके बाद उसके ऊपर कोई ट्रेस भी नहीं है। पर इसी वजह से ये सब चीजें सेफ भी मानी जाती है ना, कि अगर समझ लो बैंक का कोई सर्वर डाउन है, आप ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते, बट अगर आपके पास कैश है आप कुछ तो कर ही सकते हो। आपके पास सोना है, समझ लो बैंक उस दिन छुट्टी थी, सोना है तो किसी ज्वेलर के पास जाके लोन उठा सकते हो थोड़े टाइम के लिए। तो इस वजह से सेल्फ कस्टडी इंपॉर्टेंट चीज भी हो जाती है। दो इसका एक नेगेटिव पॉइंट ये भी है कि वो लिया जा सकता है किसी और से, बट हाँ, बाकी मिंटेबल माइनेबल तो आपको समझ ही आ गया होगा कि वो बनता है तो उसको माइन करना बोलते हैं। जैसे कि गोल्ड माइन होता है, बिटकॉइन में माइन होता है। मिंट में अगर बोलें तो कई कॉइन्स जो है वो मिंटेड है, कि उतने नंबर फिक्स कर दिए थे, सबने कंसेंसस में बना लिया कि हाँ इतने नंबर होने चाहिए, और सबको मिल गए उस तरीके से। अब जैसे ये कि क्या इसकी जरूरत है अभी, तो मेन तो ये है कि क्या उसकी जरूरत है। अब जरूरत ये है कि मैंने इतने सारे यूजेस बताए, मतलब इतने सारे एट्रीब्यूट्स बताए कि इसकी ये सब प्रॉपर्टीज होती हैं, तो आपको लगा तो होगा ही कि हाँ मतलब 1% वैल्यू तो लग रही है। अभी जैसे अगर सिंपल बोलूँ, आप गोल्ड रख रहे हो, गोल्ड में ट्रांजैक्शन की एक लिमिट है ना। जैसे गोल्ड के ऊपर में जो आई थिंक इम्पोर्ट टैक्स है, आई थिंक लास्ट ईयर जो है वो 10% के आसपास था। इसका मतलब ये है कि आप अ, जितने का भी गोल्ड खरीदते हो उसका 10% जो है आपने इम्पोर्ट टैक्स में दे दिया है, मतलब दुकानदार ने दे दिया, तो दुकानदार के साथ में आपको कॉस्ट में लग गया होगा। ऑन टॉप ऑफ इट आई थिंक जो जीएसटी है वो है 3%, और उसके ऊपर मेकिंग चार्जेस भी लगता है। ठीक है, और बेचोगे भी कभी ना कभी तो तब 3% और लगेगा। तो रफली 16% प्लस, लेट से चलो 2% है मेकिंग चार्जेस, 18%। तो लगभग 18% जो है गोल्ड के ऊपर में टैक्स या कॉस्ट जो भी है ये मान के आप चल लो। तो आपने अगर 100 रुपए का कुछ लिया है गोल्ड, मतलब ऐसे 100% के हिसाब से बता रहा हूँ, तो उसमें से रफली 18%, यानी कि आपको जो मिल रहा है ना वो एक्चुअली सिर्फ 82% वर्थ ऑफ गोल्ड है, अगर आपने प्योर भी ले लिया तो। अगर आपको सच में प्योर लेना है तो आपको डिजिटली ही लेना पड़ेगा। जैसे गोल्ड ईटीएफ हो गया, या आपने एक वो बिस्किट ही मंगा लिया क्योंकि उसमें कॉस्ट भी कम होता है, लेकिन उसमें फिर भी इम्पोर्ट टैक्स तो उसमें भी लगेगा, क्योंकि अगर आप फिजिकल में ले रहे हैं डिलीवरी तो इम्पोर्ट टैक्स तो देना पड़ेगा। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पे, अब चूंकि वो चीज़ फिजिकल है, तो जिस भी सरकार के थ्रू या अथॉरिटी के थ्रू जाएगी वो उसके ऊपर टैक्स लगाएंगे, कॉस्ट लगाएंगे, आपकी वैल्यू गिरेगी, क्योंकि अगर आपके पास कम गोल्ड आ रहा है तो आप लॉस में जा रहे हो इसका मतलब। ठीक है, और दूसरा क्या है कि गोल्ड लोगे भी तो रिस्क तो रहता ही है ना, कि मतलब कितना ही गोल्ड रख लोगे। मतलब समझ लो अगर 50 लाख का भी गोल्ड रख लेते हो तो रिस्क तो बहुत है ना, कम थोड़ी है कि। बट हाँ, एक बार को है कि आप लॉकर में बंद कर सकते हो, वो लोगों को बहुत चिल भी लगता है। बट सोच के देखो, वही बिटकॉइन है ऑन द अदर हैंड, एक प्राइवेट की है, 12 वर्ड है बस वो,
12 वर्ड को अगर आपने अपने कहीं पे भी लिख के भी रख दिया, समझ लो किसी नोटबुक में डायरी में लिख के रख दिया, किसी को कभी मालूम नहीं पड़ेगा कि उसमें क्या है। तो आप समझ सकते हो राइट कि एक तरह से बोले तो क्या सेफ्टी लेवल ऑफ चीज है और कितनी लिक्विड है। आपको अगर अभी पैसे की जरूरत है, समझ लो अगर रात में आपको कुछ इमरजेंसी आ गया फॉर एग्जांपल, ऐसे खुदा खास्ता आए नहीं बट आ गया, तो शेयर्स में से पैसा निकालने के लिए 2 दिन लगते हैं। अगले दिन जाओगे डीमैट अकाउंट में एंट्री डालोगे और छुट्टी भी नहीं होनी चाहिए उस दिन। अब बैंक एक अच्छा तरीका है कि अगर आपके पास पूरा पैसा कैश में ही हो, लेकिन हर कोई अपना इन्वेस्टमेंट कैश में तो नहीं रखता है ना, कोई इन्वेस्टेड है, कहीं रखा है। गोल्ड, गोल्ड की दुकानें खुली होनी चाहिए, तभी तो आप जाके बेचोगे, मॉर्गेज करोगे, कुछ करोगे, उसको गिरवी रखोगे और फिर उसके अगेंस्ट पैसा निकालोगे और बाद में कभी सेटल करके वापस ले लोगे। बिटकॉइन वगैरह 24 घंटे की मार्केट है, कभी भी बेचो, कभी भी पैसा निकाल लो और कभी वापस खरीद लो, और लोन भी ले सकते हो उसके अगेंस्ट। तो ये कुछ मतलब फायदे हैं, मतलब उस वजह से लगता है कि अच्छा तो है। अब ये कि क्या उसकी जरूरत है। अब देखो, जरूरत और नीड में, मतलब नीड और वांट में थोड़ा फर्क होता है कि जरूरत है कि चाहिए, ऐसा वाला। तो जरूरत तो कुछ लोगों के लिए है, जैसे, लेकिन वो बहुत ही मतलब रेयर लोग हैं जिनको जरूरत है इसकी। जैसे अभी अगर मैं बोलूँ तो अफ्रीकन या चाइनीज इकोनॉमी में वो लोग जो, जिनको अच्छा सर्विसेज नहीं मिल रहा है, बैंकिंग सर्विसेज या फाइनेंशियल सर्विसेज नहीं मिल रहा है। इवन इंडिया में भी होंगे, लेकिन मैं एग्जांपल नहीं लेना चाहता क्योंकि इंडिया में यूपीआई नेटवर्क वगैरह बहुत अच्छा है। तो और अपना देश प्रगति भी कर रहा है, तो इस वजह से आई थिंक हमारे देश में जरूरत की बात तो नहीं है, बट हाँ, प्रॉफिट बनाने के लिए लोगों की वांट है, ये एक चाह है कि हाँ भाई बिटकॉइन में पैसा बनता है, इस वजह से हमको चाहिए। तो ये डिफरेंस था कि किसको जरूरत है। जरूरत उसको है जहाँ पे कोई ऑटोक्रेसी, या जहाँ पे जैसे क्या बोले अफगानिस्तान जैसी कोई गवर्नमेंट है कि पता नहीं क्या हो जाए, तो इस वजह से लोग अपना वेल्थ सोने वोने में जिस चीजों में नहीं रख सकते, कैश में भी नहीं रख सकते क्योंकि चोरी हो जाएगा, गायब हो जाएगा, किसको पता है कल सरकार फिर बदल गई, ऐसा कुछ हो गया तो वहाँ नीड है जो बहुत ही एक्सट्रीम पे है, मतलब उतना तो वो बहुत ज्यादा एक्सट्रीम एग्जाम्पल हो गया। इन जनरल लोगों को वांट होती है कि हाँ भी ज्यादा पैसा बनता है बिटकॉइन में, इस वजह से हमको जरूरत लगती है करने की। बाकी इकोनॉमिक्स क्या है। अब इकोनॉमिक्स ना, ये जो आप ग्राफ यहाँ पे देख रहे हो, तो एक ग्राफ में क्या सीन है ना, इसको सबसे मतलब फेमस बिटकॉइन का मॉडल बोलते हैं, जो एक इकोनॉमिक मॉडल हम मान सकते हैं, वो है कि स्टॉक टू फ्लो मॉडल। बिटकॉइन का रूल ये है कि हर 4 साल में उसका जो इन्फ्लेशन रेट है, जो ब्याज दर है, वो आधी हो जाती है हर 4 4 साल में। तो मतलब ये है कि 4 साल पहले जितना निकलता था या जितना बनता था, मिंट होता था या माइन होता था, आई मीन मिंट तो नहीं होता, माइन होता है, तो जितना माइन होता था, 4 साल बाद वो जो रेट है वो घट जाएगा। अभी आई थिंक वो 6.25% के हिसाब से चल रहा है, ऐसा कुछ। तो 6.25%, अब 4 साल मतलब लगभग 1 या 2 साल और बचा है, तो उतने में वो और कम हो जाएगा। तो ये एक इकोनॉमिक मॉडल है जो इसके ऊपर एग्जिस्ट करता है। अब इकोनॉमिक्स इसका अपना क्या है कि ये मार्केट बहुत छोटा है ना। क्रिप्टो का मार्केट रफली 1.5 बिलियन जैसा होगा, मतलब सॉरी 1.5 नहीं, 1.5 ट्रिलियन से लेकर के 2 ट्रिलियन जैसा कुछ होगा, ऊपर नीचे होता रहेगा राइट। और इस केस में क्या है कि वो जो मार्केट इन रियल है वो बहुत छोटा है। अब आप बोलोगे किससे छोटा है, सोच के देखो कि गोल्ड फॉर एग्जांपल, बिटकॉइन का जो मेन कॉम्पिटिटर है वो गोल्ड है। गोल्ड का मार्केट कैप 10 ट्रिलियन है, मतलब 10, और यहाँ पे बिटकॉइन का अकेले का जो है वो 1 ट्रिलियन के आसपास होता है, वो थोड़ा उससे कम ही है। तो ये है कि मतलब बिटकॉइन और गोल्ड में 10 गुना का फर्क है, ठीक है। और 10 गुना के फर्क होने से क्या होता है कि अभी अगर बिटकॉइन तो ग्रो करना ही है, क्योंकि एक तो लिमिटेड है, डिजिटल है, और ग्रो कर रहा है, हर किसी के हाथ में आ रहा है, उसके ऊपर टैक्स भी लग रहा है, तो सून इनफ आपको भी समझ में आ ही रहा होगा कि वो धीरे धीरे लीगल हो जाएगा, और ऐसा लीगल होगा कि वो गोल्ड जैसा बनने लग जाएगा कि हर किसी के पास में है। बहुत ही नोन चीज है कि ये होता ही है सबके पास में ऐसा, मतलब ऐसा पूंजी। तो बिटकॉइन की वैल्यू मैक्स टू मैक्स कहाँ तक जा सकती है, 10 तक तो जा सकती है। तो बिटकॉइन 10 गुना हो सकता है इसका मतलब। तो ये उसका एक छोटा इकोनॉमिक्स है।